सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम अलग हटकर माननीय कांशीराम साहब के संगठन सिद्धांत एवं सूत्र की बात करेंगे। और ये पुस्तक हमारे हाथ में है रजनीकांत इंदिरा जी की, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। इस समय यानी कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा की तरफ से एक रैली होने जा रही है, जिसमें माननीय कांशी, और ऐसे में हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम माननीय कांशीराम साहब के बारे में जो खास जानकारी है उनके जीवन संघर्ष से रिलेटेड उसे हम समाज के बीच साझा करें। तो आइए, हम इस खास जानकारी को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। इसी पुस्तक के पेज नंबर 7 से लेकर पेज नंबर हम 15-16 तक बात करेंगे। तो सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, इसमें अगर इस वीडियो को आप अंत तक वॉच करते हैं तो माननीय कांशीराम साहब से जुड़ी खास बातें आपके संज्ञान में जरूर लाएंगे। और ये सिलसिला हम आज 1 अक्टूबर को रिकॉर्डिंग हो रही है। 1 अक्टूबर से लेकर ये 9 अक्टूबर तक लगातार वीडियो आपको इसी चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर मिलेंगे। सम्मानित साथियों, आइए तो शुरू करते हैं। जो भाग 2 है यहाँ पर मान्यवर साहब 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव के एक रैदासिया चमार परिवार में जन्मे मान्यवर कांशीराम साहब की शुरुआती शिक्षा राजकीय प्राथमिक पाठशाला मिलकपुर पंजाब में हुई। भारत के जातिवादी चरित्र के अनुरूप मान्यवर कांशीराम साहब को भी अपने अध्यापकों आदि के हाथों जातिवाद का शिकार होना पड़ा। अछूतों के लिए रखे अलग घड़े से पानी पीना पड़ा। इस तरह जातिगत भेदभाव और तरह तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने पढ़ाई पूरी की और 1956 में रोपड़ के सरकारी कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने पुणे स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में बतौर वैज्ञानिक प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर हुई घटनाओं से उनका मन नौकरी से हटकर सामाजिक सरोकार की तरफ रम गया। सम्मानित साथियों, इस घटना का जिक्र यहाँ पर विस्तार से नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, ये बाबा साहब की जयंती का सार्वजनिक छुट्टी को लेकर आंदोलन कर रहे थे डीआरडीओ के ही एक कर्मचारी मान्यवर दीनावाना, और उनके संपर्क में जब मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं तो उनका जीवन ही बदल जाता है। इस दौरान मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के द्वारा लिखित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया का गंभीर अध्ययन किया। समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1964 में नौकरी छोड़कर खुद को सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। सम्मानित साथियों, 2 पुस्तकों ने जो बाबा साहब के द्वारा लिखित हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, अंबेडकर संदेश के तहत इन दोनों पुस्तकों का वाचन हम आपके समक्ष कर चुके हैं, प्रस्तुतिकरण कर चुके हैं। समझ सकते, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन यह है कि अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश लेकर हम इसी चैनल पर उपस्थित होते हैं। आइए तो बढ़ते हैं आगे। माननीय कांशीराम साहब ने इस दौरान बाबा साहब की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी काम किया। माननीय कांशीराम साहब ने 1964 में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई की सदस्यता ग्रहण कर ली और पूरे तन मन धन से आरपीआई के लिए काम किया। परंतु आरपीआई के नेताओं के स्वार्थ के चलते माननीय कांशीराम साहब का आरपीआई से मोह भंग हो गया। 3 अक्टूबर 1982 को नागपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मान्यवर साहब कहते हैं कि दुर्भाग्यवश बाबा साहब की दुखद मृत्यु के बाद उनके सहयोगियों ने कुछ नहीं किया। शायद उन्होंने अपनी तरफ से उत्तम प्रयास किए हों, लेकिन वे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके जहां कि बाबा साहब हमें देखना चाहते थे। लेकिन हम उनको दोष नहीं देंगे। अगर हम वास्तव में इसको अपना कर्तव्य समझते हैं तो हमें इसके लिए स्वयं को संघर्ष करने हेतु तैयार करना चाहिए। शुरू में मैंने और मेरे साथियों ने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को सभी तरह का सहयोग दिया था, लेकिन जब वे कोई परिणाम नहीं दिखा सके तो अब ये जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी है। बहुजन संगठक वर्ष 3 अंक 20 और 1 नवंबर 1982 को ये माननीय कांशीराम साहब का प्रकाशित हुआ था लेख
जिसको अभी हमने आपके समझ रखा। भाषा के कारवा को आगे बढ़ाने के संदर्भ में पढ़े लिखे लोगों व आरपीआई की मिशन के प्रति निरस्ता का जिक्र करते हुए 25 अप्रैल 1983 को इटावा में जनसभा को संबोधित करते हुए मानवर साहब कहते हैं, ध्यान दीजिए सम्मानित साथी, 25 अप्रैल 1983 का मानवर कांशीराम साहब का जो भाषण है उसका कुछ अंश हम आपके समक्ष महत्वपूर्ण अंश रखने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 18 मार्च 1956 में आगरा में बाबा साहब ने शिक्षित लोगों को फटकारा था कि इस पढ़े लिखे कर्मचारी से काफ़ी निराशा हुई है। आज ये अपनी समस्या से नहीं निकल पा रहा है, अर्थात अपनी समस्या के घेरे में घिर गया है। बाबा साहब ने अंतिम समय अपने सहयोगियों से कहा था कि जिस कारवा को बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक लाया हूँ उसे यदि आगे ना बढ़ा सकूँ तो किसी भी दशा में पीछे मत जाने देना। बाबा साहब के बाद बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले धोखेबाज बेईमान निकले जो दूसरों के हाथ बिक गए। मैंने बाबा साहब का नाम 1965 में सुना था। हमारे समाज के नेता बिक जाते हैं, इसका मतलब है कि यह बिकने वाला समाज है। यह बिके हुए नेता हमारे लिए कार्य नहीं करते। समाज में व्यक्तिगत छोटे छोटे संगठन बनाते हैं और बड़े स्तर पर ये छोटे संगठन बिकते हैं। ये हमारे समाज की विडंबना है। इसलिए साथियों, हमें न बिकने वाला समाज तैयार करना है। समाज व्यक्तियों से बनता है। लोग बाबा साहब की जयंती को भी बेचते हैं, अम्बेडकरवादी बनने का दावा करते हैं और कार्य गांधी के सपने साकार करने का करते हैं और गांधी के रास्ते पर चलते हैं। बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने की प्रत्येक दलित शोषित समाज के नागरिक की जिम्मेदारी आती है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाएं। बहुजन संगठक वर्ष 4 अंक 7 23 मई 1983 का ये हमने यहाँ पर लेख आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब बाबा साहब जो अगला अंश यहाँ पर 25 अप्रैल 1983 को इटावा में मानवर साहब कहते हैं कि बाबा साहब ने समय अनुसार कई संगठन बनाए और बदलते गए। उसी तरह बाबा साहब ने राजनीतिक पार्टी आरपीआई बनाई, परंतु उनके अनुयायियों ने 13 टुकड़े कर दिए, जिससे हालात और खराब हुए। मैंने बाबा साहब की पार्टी वालों से एक संगठन की बात कही तो वे मुझसे बोले, अपनी 14वीं पार्टी बनाओ, अपनी 14वीं पार्टी बना लाओ। मैं तो एक करने की बात करता था, वह 14वीं पार्टी के लिए कहते थे, इसलिए उनसे अधिक कह नहीं सकते, जिम्मेदारी हमारी है। ये बात मानवर कांशीराम साहब ने 25 अप्रैल 1983 को इटावा में कहा था। इस प्रकार मानवर साहब ने महाराष्ट्र के नेताओं, संगठनों, सरकारी कर्मचारियों व आरपीआई के अनुभवों से सीखते हुए संगठनात्मक तौर पर एक नई शुरुआत की। सबसे पहले मानवर साहब ने 1971 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन बनाया, जो कि पूना चैरिटी कमिश्नर के यहाँ पंजीकृत हुआ। इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य कर्मचारियों, खासकर शिक्षित कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय व अत्याचार की पड़ताल कर उसका शीघ्र व न्यायोचित समाधान खोजना था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी वेलफेयर संगठन के तहत तकरीबन 2 साल काम करने के पश्चात मानवर साहब ने महसूस किया कि आगे बढ़ने से पहले अभी और अधिक अनुसंधान एवं विकास की जरूरत है। इसी मंशा के साथ 6 दिसंबर 1973 को पूना में मानवर साहब ने अपने 32 साथियों की बैठक कर उनको अवगत कराया कि हम सब अगले 5 साल तक समाज, राजनीति और देश की संस्कृति के तमाम पहलुओं पर अध्ययन, अनुसंधान और विकास करेंगे। मानवर साहब की अगुवाई में इन 5 सालों में तमाम प्रयोग किए गए। भारत के कोने कोने में जाकर लोगों की मनोदशा, उनकी मौजूदा स्थिति, राजनीति और बदलाव के प्रति उनकी मंशा का गंभीर अध्ययन किया गया, जिसके फलस्वरूप मान्यवर साहब ने बहुजन आंदोलन की कार्यशैली, रणनीति, वैचारिकी, इतिहास, संस्कृति, महानायकों, महानायिकाओं की खोज के तहत बहुजन आंदोलन के लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के द्वारा समतामूलक समाज का सृजन करने के लिए समय अनुसार संगठनों के गठन, उनकी कार्यशैली, कार्य सिद्धांत और सूत्रों के स्थापित कर 6 दिसंबर 1978 को बामसेप का गठन किया। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, 6 दिसंबर 1978 को बामसेप का गठन किया था और इसके बाद बामसेप के तहत मानवर साहब ने समाज के पढ़े लिखे, सुविधा संपन्न सरकारी कर्मचारियों को एक मंच पर एकत्रित कर बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने की सफल पहल की।
मानव साहब ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। इस प्रकार कैडर कैंपों के जरिए बहुजन समाज के सरकारी कर्मचारियों को जागरूक करना, पत्र पत्रिकाओं का संपादन और चलता फिरता मेला आयोजन के जरिए आम जनता को उनकी सांस्कृतिक गुलामी, उन पर हो रहे अत्याचारों, उनकी राजनीतिक निर्भरता और आर्थिक लाचारी से अवगत कराते ही उनका बहुजन आंदोलन, इसके महानायकों महानायिकाओं, उनके संदेशों, विचारों, संघर्षों व गौरव गाथाओं से परिचय कराने का महत्वपूर्ण कार्य कर सीमित राजनीतिक कार्रवाई के लिए जमीन तैयार की। साथ ही मानवर साहब ने बामसेब के 3 राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर देश के कोने कोने से शोषित पीड़ित समाज को इकट्ठा कर लोगों को देश की राजनीति में दलित शोषित पीड़ित समाज की उभरती आवाज का परिचय दिया। बामसेब के गैर राजनीतिक, गैर अंशनात्मक और गैर धार्मिक संगठन था। बामसेब द्वारा वांछित जमीन तैयार करके मानवर साहब ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के 2 अहम शाखाओं धम्म और सामाजिक कार्रवाई के विकास के लिए वर्ष 1981 में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर व DS4 की स्थापना की। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट में BRC कहा गया। मानव साहब ने भारत में बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार, शोध एवं विकास के उद्देश्य से बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना की। बहुजन समाज को विश्व गुरु तथागत बुद्ध, उनके सुविचारों, बुद्धिज्म के इतिहास व धम्म शोध से बहुजन समाज को अपडेट करते हुए जोड़े रखने के सम्यक उद्देश्य से मानवर साहब ने 24 अक्टूबर 1988 को BRC बुलेटिन जारी किया। मानवर साहब के विचार, उनकी लगन व संघर्ष को देखते हुए 1 जनवरी 1984 को आगरा समेत देश के विभिन्न भागों में आयोजित बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के नागपुर अधिवेशन में मौजूद मानवर साहब के विषय में स्पष्ट करते हुए धम्म गुरु भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन ने कहा कि मानवर कांशीराम साहब सिर से लेकर पैर तक बुद्धिस्ट हैं। बादशाह ने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित सभा में सत्ता को मास्टर चाबी बताया है, जिसके द्वारा दलित शोषित पीड़ित समाज अपने व देश की उन्नति के रास्ते खोल सकता है। साथ ही मानवर साहब ने भी अपने अध्ययन में पाया कि सत्ता संघर्षों का प्रतिफल है। इसके बाद मानवर साहब ने बामसेब के माध्यम से आवश्यक जमीन तैयार करने के बाद संघर्ष व बहुजन समस्याओं की अल्प अवधि समाधान के तहत सीमित राजनीतिक कार्रवाई करने के मकसद से 6 दिसंबर 1981 को दिल्ली में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी कि DS4 का गठन किया। सामान्य सतह 6 दिसंबर 1981 ध्यान रखिएगा, जिस दिन DS4 का गठन किया गया था। और इससे पहले हमने आपको बताया 6 दिसंबर 1978 को बामसेब का गठन किया गया था। ठीक 4 साल बाद यहाँ पर DS4 का गठन मानवर कांशीराम साहब करते हैं। मानवर साहब ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं के अध्ययन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज को मनुवादियों और बहुजनों 2 फाड़ में बांटकर शोषक व शोषित जातियों को स्पष्ट तौर पर चिन्हित करते हुए कहते हैं कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। मानव साहब ने DS4 के माध्यम से हजारों जातियों में बटे बहुजन समाज को जोड़ने के उद्देश्य से सामाजिक क्रिया पर कार्य किया, जिसके तहत कार्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण है। नंबर 1, 24 सितंबर 1982 से 24 अक्टूबर 1982 तक दलित शोषित समाज को चमचों से सावधान रहने के उद्देश्य से पूना से लेकर जालंधर तक अखिल भारतीय स्तर पर पूना पैक्ट धिक्कार दिवस का नियोजन व संचालन किया गया। नंबर 2, 24 सितंबर 1982 को बहुजन आंदोलन के संदर्भ में मानवर साहब द्वारा लिखित कालजयी चमचा युग पुस्तक का विमोचन किया गया। नंबर 3, जन संसद में दलित शोषित समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं, जो हैं भी वे चमचे हैं। जिन मुद्दों पर बहस करने में संसद कतराती है, उन मुद्दों पर जन संसद बहस करेगी। इसी मंशा के साथ दलित शोषित समाज में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए पहली बार 25 दिसंबर 1982 को दिल्ली के वोट क्लब में जन संसद के आयोजन को अभियान के तौर पर शुरू किया गया। DS4 के बैनर तले मानवर साहब ने सीमित राजनीतिक कार्रवाई की। इस सीमित राजनीतिक कार्रवाई द्वारा ही मानवर साहब ने अपनी तैयारी का जायजा लेने के उद्देश्य से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी भाग लिया। हरियाणा में DS4 ने अपने गठन के चंद महीने बाद ही
हुए चुनाव में तत्कालीन 7 राष्ट्रीय पार्टियों में से 3 को स्थानांतरित करते हुए खुद 5वें स्थान पर काबिज हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में DS4 सीट तो नहीं जीत सकी, परंतु हरियाणा के राजनीतिक समीकरण को जरूर बदल दिया। इस प्रकार 1982 में हुए इस हरियाणा विधानसभा के चुनाव में DS4 ने अपनी तैयारी का मुआयना किया। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 36 सीटें, लोकदल को 31 सीटें, भाजपा को 6 सीटें, जनता पार्टी को 1 सीट और निर्दलीय लोगों को 16 सीटें मिली। यदि वोट प्रतिशत पर गौर करें तो हम पाते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को 37.82%, लोकदल को 24.13% और भाजपा को 7.75%, जनता दल को 2.95% और DS4 को 1.1%, CPI को 0.75%, CPI मार्क्सवादी को 0.38% और कांग्रेस समाजवादी को 0.19% वोट मिले। वोट शेयर के हिसाब से DS4 ने उस समय के 7 राष्ट्रीय पार्टियों में से 3 को पछाड़ते हुए 5वां स्थान हासिल किया। हालांकि सीटें तो नहीं मिली, लेकिन गठन के चंद महीनों बाद ही हुए इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में देश की 3 राष्ट्रीय पार्टियों को पछाड़कर भारत के सियासी हल्के में खलबली मचा दी। इस तरह से मान्यवर साहब ने न सिर्फ एक सफल प्रयोग किया, बल्कि अपनी तैयारी का मुकम्मल मुआयना भी किया। मान्यवर साहब कहते हैं कि जो विरोध करते हैं, सफलता के बाद लोग उनसे वैकल्पिक व्यवस्था पूछते हैं। आपको इस वैकल्पिक व्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। इस सिद्धांत के तहत हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 1982 के दौरान किए गए प्रयोग की सफलता और अपनी तैयारियों के मद्देनजर सदियों से शोषित रहे समाज को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने व देश को एक बेहतरीन वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यवर साहब ने अंतिम तौर पर 14 अप्रैल 1984 को बुद्ध फूले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित बहुजन समाज के अपने वित्त से पोषित अपने एजेंडे व लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से बहुजन समाज की अपनी व स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। सामान्य साथियों, इस तारीख को नोट कर लिए, ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। राजनीतिक सत्ता दलितों शोषितों की उन्नति की चाबी है के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाकर मान्यवर साहब ने भारत की सशस्त्र शताब्दियों से पीड़ित जनता में सत्ता के प्रति जागरूकता का संचार किया। दलित शोषित समाज को वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चले का नारा देकर शोषितों को अपने वोट के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया। साथ ही साथ मान्यवर साहब ने विषमता भरे समाज में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए संवैधानिक व लोकतांत्रिक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बसपा से अपने भोले भाले लोगों को सीधा जोड़ने के लिए मान्यवर साहब ने दीवारों पर पेंटिंग कर नारों से जनता में जोश भर दिया। लोगों की जुबान पर बड़े ही सहज निकल जाता है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। मान्यवर साहब ने देश के अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए पहले वामसेफ, फिर DS4 और इसके बाद बसपा के मंच से संपूर्ण भारत में छोटी छोटी हजारों सभाओं का आयोजन कर बहुजन समाज को जागरूक किया। अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लागू करवाने के उद्देश्य से मान्यवर साहब ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर 5 बड़े सेमिनार और 500 से अधिक सिंपोजियमों का आयोजन किया। 1 अगस्त से 14 अगस्त 1984 तक संसद भवन के सामने वोट क्लब पर जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया, जिसके तहत प्रतिदिन 3749 मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी वर्ग में चिन्हित कुल जातियां 3749 हैं और ये प्रतिदिन 3749 कार्यकर्ता धरना दिए और जब जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी होती है। मान्यवर साहब ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए आह्वान किया कि मंडल कमीशन लागू करो या फिर सिंहासन खाली करो। मान्यवर साहब ने शूद्रों अर्थात ओबीसी की समस्या को देश की समस्या करार देते हुए नारा दिया कि ओबीसी की समस्या देश की समस्या। मान्यवर साहब ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर अपनी कुशल रणनीति से दबाव बनाकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया और भारत के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया। मान्यवर साहब के इस कार्य के लिए ही भारत मान्यवर साहब को लोकतंत्र का महानायक और पिछड़े वर्ग का मसीहा भी कहता है।
देश के भटके और मनवादी दुष्चक्रों में कैद बाबा साहब और मानव साहब से जातिगत भावना के तहत नफरत करने वाले बहुजनों को आगाह करते हुए 7 अगस्त 2021 को प्रोफेसर विवेक कुमार विश्वविख्यात समाज विज्ञानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली कहते हैं कि आज ही के दिन अर्थात 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ था परंतु संविधान के जिस अनुच्छेद 340 के तहत जिसके तहत ये बना उसे बाबा साहब ने बनाया और उसके लागू ना होने पर नेहरू की कैबिनेट से भी रिजाइन कर दिया था। इसे लागू कराने के लिए 10 व 11 अगस्त 1985 से माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में बामसेफ, DS4 और बसपा ने मिलकर पूरे भारत में 5 सेमिनार और 500 सिंपोजियम किए। इस संदर्भ में संसद के सामने बोर्ड क्लब पर मंडल कमीशन लागू कराने के पक्ष में क्रमिक धरना देकर गिरफ्तारियां भी दी गईं। बाद में 1992 और 1993 में मानव साहब ये आंदोलन चलाते रहे। मंडल कमीशन की संकल्पना और इसे लागू कराने के लिए दबाव बनाने की नींव में बाबा साहब अम्बेडकर और मानव साहब को याद कर उसको साधुवाद अवश्य दें, नहीं तो ये अकृतज्ञता और इतिहास की अनदेखी होगी। मानव साहब ने बहुजन आंदोलन के संघर्ष के दौरान कभी भी संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का दामन नहीं छोड़ा। लोकतंत्र व संविधान के प्रति उनकी अगाध प्रेम और निष्ठा उनके द्वारा सृजित नारों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जैसे कि वोट से लेंगे PMCM, आरक्षण से लेंगे SVDM। जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार में माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज कायम हो गया, खुलेआम नेताओं, कार्यकर्ताओं और व्यापारियों का अपहरण होने लगा, बूथ कैप्चरिंग एक कल्चर बन गया, तब भी मानव साहब ने अपने संघर्ष को लोकतंत्र व संविधान के दायरे में रखकर न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि मुलायम सिंह यादव को धूल में मिलाकर देश में हजारों वर्षों से शोषित पीड़ित समाज की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मुलायम सिंह यादव के गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज से त्रस्त जनता में हौसला व संवैधानिक मूल्यों के प्रति विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा का संचार किया और माननीय कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव की गुंडागर्दी को सीधे चैलेंज करते हुए जनता से आह्वान किया कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। मुलायम सिंह यादव की गुंडा राज से त्रस्त सभी दलों ने बिना शर्त बसपा को समर्थन देने की पेशकश की तो लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के उद्देश्य से मानव साहब ने भारत की सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पहली बार अपनी वैचार की अपने आदर्शों, अपने मूल्यों के आधार पर 3 जून 1995 को सामाजिक परिवर्तन दिवस को खुद मुख्तार सरकार बनाकर भारत में सामाजिक बदलाव की ऐसी परंपरा शुरू की जिसके नज़दीकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महीने भर के भीतर गुंडों से मुक्त हो गया। 1 महीने के भीतर 1,45,000 गुंडों को उनके जिलों से 200 किलोमीटर दूर के जिलों की जेलों में कैद कर उत्तर प्रदेश को भयमुक्त, अपराध मुक्त और विकास की राह पर अग्रसर प्रदेश बना दिया। भाई जी ने शपथ लेने के बाद बहुजन आंदोलन के लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक स्वरूप परिवर्तन चौक का काम शुरू करवा दिया। इसके बाद बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर नगर जिला उधम सिंह नगर जिला जो अब उत्तराखंड में है बनाया। तत्पश्चात सुनियोजित ढंग से व सिलसिलेवार तरीके से बहुजन आंदोलन के महानायिकाओं के नाम पर जिलों, अस्पतालों, स्मारकों, परिवर्तन चौक, समतामूलक चौक, गरीबों को पट्टा, स्कूल, कॉलेज, कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अरबी फारसी आदि विश्वविद्यालयों की स्थापना व विकास कर उत्तर प्रदेश को भारत के विकास फलक पर स्थापित कर दिया। फिलहाल बाबा साहब का कारवां लगातार आगे बढ़ता रहा। इस दौरान मानव साहब का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। इसके बाद खूब सोच समझकर बहन जी की नेतृत्व क्षमता, मिशन के प्रति समर्पण, दूरदर्शिता को देखकर दिसंबर 2001 में मानव साहब लखनऊ में आयोजित एक सभा में बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी समय से काफ़ी कम चक्कर मार रहा हूँ। काफ़ी समय से मैं उत्तर प्रदेश में बहुत कम आ रहा हूँ। खुशी की बात है कि मेरे इस गैर हाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। ये काम महात्मा फूले ने शुरू किया, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे चलाया। उसके बाद हम भी अमर नहीं रहने वाले हैं। मुझे भी एक न एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलते रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये काम मेरे बाद भी चलते रहना चाहिए। ये काम चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। और इस बात को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे बाद भी चलना चाहिए और मैंने कुमारी मायावती से अपील की है
कि आप इस काम को चला सकती हैं और चलाती रहें। मानवर साहब ने बहुजन आंदोलन का खाका ही नहीं खींचा बल्कि उसके हर पहलुओं को जिया और उसके लिए संघर्ष किया। बहुजन आंदोलन के स्थायी समाधान, सांस्कृतिक बदलाव एवं नियंत्रण के संदर्भ में सन 2002 में 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की। सामान्य साथियों, ध्यान रखें इस डेट को भी, ये भी ऐतिहासिक डेट है जिसको लोगों ने भुला दिया है। 14 अक्टूबर 2006 को मानवर कांशीराम साहब बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने वाले थे 14 अक्टूबर 2006 को, और ये घोषणा की थी सन 2002 में। सामान्य साथियों, आगे हम आपको बता दें, मानवर साहब की मंशा थी कि वे कम से कम अपने 5 करोड़ अनुयायियों के साथ इस विशेष अवसर पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करें। 5 करोड़ लोगों के साथ में। आपको याद होना चाहिए 14 अक्टूबर 1956 यानी कि अशोका विजयदशमी के दिन बाबा साहब ने लाखों की संख्या में लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और ठीक 50 वर्ष बाद मानवर कांशीराम साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, जानिए। मानवर साहब के धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उनके अनुयायियों में केवल अछूत ही शामिल नहीं थे बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि मानवर साहब के शरीर ने 9 अक्टूबर 2006 को उनका साथ छोड़ दिया। मानवर साहब के असमय महापरिनिर्वाण की वजह से उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई, परंतु बहन जी ने मानवर साहब का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से कर समाज को बुद्धिज्म का वही संदेश दिया जो मानवर साहब की इच्छा थी। मानवर साहब की उत्तराधिकारी की हैसियत से बहन जी ने मानवर साहब की चिता को न सिर्फ आग लगा दी बल्कि भारत के पुरुष प्रधान समाज वाली मानसिकता को भी खुली चुनौती दे दी। बौद्ध धर्म की दीक्षा के संदर्भ में खुलासा करते हुए बहन जी ने कहा कि हमने और मानवर कांशीराम साहब ने तय किया था कि हम बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते थे जब हमारे हाथ में सत्ता हो और हमारे साथ करोड़ों लोग एक साथ धर्म बदलें। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म बदल लेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा और केवल हम दोनों का ही धर्म बदलेगा, हमारे लोगों का नहीं। इससे समाज में किसी तरह की धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी। मानवर साहब के सिद्धांतों, सूत्रों व समीकरणों का ही नतीजा है कि उन्होंने बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए शिथिल पड़ चुके बहुजन आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। भटके हुए बहुजन समाज को नई दिशा देकर उसकी दिशा में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। यही वजह रही कि लोग मानवर साहब में बाबा साहब की छवि देखते थे और आज भी लोग कहते हैं कि काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। मानव साहब की गैर हाजिरी में मानव साहब की मंशा अनुरूप बाबा साहब समेत सभी संत गुरुओं, महानायकों, नायिकाओं के सिद्धांतों, विचारों, संदेशों, संघर्षों और गौरव गाथाओं से प्रेरणा लेकर बहन जी मानवर साहब के सिद्धांतों, सूत्रों का पूर्णता पालन करते हुए राजनीतिक क्रमचय संचय के माध्यम से 2007 में बहुजन आंदोलन की बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए सतत समतामूलक समाज के सृजन के पद पर अग्रसर हैं। सामान्य साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि पहला यहाँ पर जो चैप्टर लेकर हम चले थे मानवर कांशीराम साहब के बारे में संक्षिप्त संपूर्ण जानकारी हमने आपके समक्ष रखी। आपको कैसी लगी ये जानकारी, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के इस वीडियो का प्रश्न भी है कि आपको ये बताना है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन मानवर कांशीराम साहब ने कब किया था। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य
कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।